कामरान बताएगा, इस वक्त सबसे अहम जो वर्ड डिस्कसिंग पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त यूनिक एक पोजीशन नजर आ रही है, और पाकिस्तान जो है इस जंग में जिस तरह का सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि रंग ला रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी बात भी हुई सदर ट्रंप से, फिर इसके अलावा हमारे जो वजीर आजम हैं उनकी भी बात हुई ईरानी सदर से। तो ये कोशिशें जारी हैं और मुतवक्को भी है कि शायद किसी किस्म की मीटिंग जो है वो भी इस्लामाबाद में मुनक्किद। तो आपके पास अपडेट्स क्या है और आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन को? देखिए, बहुत से लोगों के लिए तो ये बहुत हैरानकुन डेवलपमेंट है कि किस तरीके से पाकिस्तान, जिसको आज से कुछ अर्सा पहले तक समझा जाता था कि इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है, और अब एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा है, और वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वंस इन अ सेंचुरी मोमेंट है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ऑलरेडी तीसरी आलमी जंग है, और इसमें पाकिस्तान का एक मीडिएटर के तौर पर उभर कर सामने आना मेरे ख्याल में एक अनरियल बिल्कुल लगता है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। आई थिंक किसी भी डिप्लोमेसी में या कोई भी एक सफर होता है, एक प्रोसेस के जरिए होता है, ये ओवरनाइट नहीं होता। और आई थिंक उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो एक हमारा ट्रंप इंतजामिया के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, फिर पर्सनल रिलेशनशिप जिसमें खास करके अमेरिकी सदर ट्रंप कई मरतबा पाकिस्तान की सिविल और खास करके जो मिलिट्री क़यादत है उसकी तारीफ करना, फिर पिछली मरतबा जो ईरान की जंग हुई थी अमेरिका और इसराइल के साथ, उसमें भी पाकिस्तान का जो एक मुस्बत किरदार था, उसमें ईरान के अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मुस्बत जो एटीट्यूड पाया जाता था। तो इसको देखते हुए आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त एक यूनिक पोजीशन में है। अगर आप बाकी ममालिक को देखें तो इस मरतबा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें पूरा रीजन जो है इन्वॉल्व है। मसलन ईरान के ऊपर जब अमेरिका और इसराइल ने हमले किए तो जवाबन ईरान ने पूरे गल्फ के ऊपर भी हमले किए, इवन तुर्की और आजरबाईजान के खिलाफ भी मिसाइल और ड्रोन भेजे। तो इस पूरे रीजन के अंदर अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और गल्फ कंट्रीज के साथ भी इंगेजमेंट है और मगरब और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ठीक है, तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान है। और मेरे ख्याल में इस वजह से जो यूनिक पोजीशन है पाकिस्तान की, और फिर पाकिस्तान ने जिस महारत के साथ डिप्लोमेसी यहाँ पर की है, तो ये उसके समरात आपको नजर आ रहे हैं। अब किस हद तक इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसमें कई ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन कम अज कम पाकिस्तान ने अपने आप को टिल डेट एक ऐसे मुल्क के तौर पर प्रेजेंट किया है जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, जो बड़ी ताकतों के दरमियान और जो बड़ी जो जंग है रुकवाने में काम किरदार अदा कर सकता है। अब ये बताइएगा कामरान, जैसे कि आपने कहा कि जाहिर है ये ओवरनाइट तो है नहीं, ये ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की कोशिशें या अपनी जो पोजीशन है पाकिस्तान ने मनवाई है। अगर लास्ट ईयर की बात करें जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो 12 दिन चला, उसमें भी आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई थी ट्रंप से, उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि शायद पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों से बेहतर जो है वो ईरान को समझता है। तो एक तो होता है कि कोई ऐसे मौके पर एक पार्टिसिपेशन प्ले करना, लेकिन एक होता है कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू और कामयाबी भी जो है वो नजर आए। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि एक मीडिएटर के तौर पर जो है वो सामने आएगा, ब्रेक थ्रू या कामयाबी की उम्मीदें भी जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनकी पाकिस्तान से लगी हुई हैं, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान के सऊदीया से, गल्फ कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से, इसके अलावा ईरान हमारा नेबर है, हम एक न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा है और ये तमाम प्लेयर्स इसको समझते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इसमें ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की कोशिश है इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हमने अपनी कोई पीआर एक्सरसाइज है। इसका अल्टीमेट मकसद ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जो जंग है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और ये पाकिस्तान के मफाद में भी है, क्योंकि अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है तो जो सबसे बड़ा खदशा है कि कहीं ना कहीं मजबूरन पाकिस्तान को हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी एक फरीक का साथ देना पड़े। हमारा सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी एक डिफेंस पैक्ट है, और जाहिर है कि इस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो आइडियल सिचुएशन है वो यही है कि अगर इस सारे जो तनाज़े का बातचीत के जरिए अगर मसला हल हो जाता है तो उसमें फिर पाकिस्तान एक तीर से कई शिकार कर सकता है। मसलन आपकी गल्फ कंट्रीज के अंदर मजीद आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, ईरान के साथ आपका एतमाद मजीद गहरा होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अमरीका के साथ आपके ताल्लुकात में एक नई वसअत आएगी
क्योंकि इसको अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं। और इसमें जो अभी भी जो लेटेस्ट आपको पता है कि पिछले 24 घंटे से तो ये डेवलपमेंट्स आ रही थी, और आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बाकायदा तौर पर पब्लिकली कहा कि यस, हम ये एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान तैयार है कि अगर ईरान और अमेरिका अग्री करते हैं तो पाकिस्तान मेजबानी करने के लिए तैयार है इन मुज़ाकरात के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इस बयान को उन्होंने रीपोस्ट किया है। इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है कि अमेरिका की तरफ से तो इंडोर्समेंट आ गई है कि अमेरिका तैयार है पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो इसलिए ये जो मैसेजिंग हो रही है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो हमारे आज के जो स्टेटमेंट है, ये ऑफ द कफ नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें कोरियोग्राफ हैं, आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं। तो लेट्स होप कि इसका कोई जो पॉजिटिव आउटकम निकले। कमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अच्छा, माजी में हमने देखे कि क्योंकि इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं वहाँ पे कतर में होते थे या ओमान में होते थे, जब उनकी इजराइल की जो हमास के मुज़ाकरात थे वो देखा कतर में हो रहे थे, फिर हमने देखा अमेरिकन के और इनके ईरान के जंग से पहले इनके ओमान में हो रहे थे। अब इसमें 3 ममालिक और भी नाम आ रहे हैं जिन्होंने आके अपनी जॉइंट एफर्ट्स किए हैं। तुर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान, इवन ओमान का नाम भी आ रहा है, लेकिन चारों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया जिस पर बातचीत अब होगी। तो इस्लामाबाद को ही क्यों पिक किया गया है? वहाँ पे अगर उसमें वो भी था, तुर्की भी था, उसमें मिस्र भी था, ओमान भी था। तो आप समझते हैं कि इसमें ईरानियन चाहते थे कि ये यहाँ पर हों, क्योंकि तुर्की के साथ तल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं। तो ओमान को वो पहले देख चुके थे, वहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के दरमियान ही जंग वगैरह शुरू कर दी गई थी। सो इस्लामाबाद को पिक करना, ये क्या आपको लगता है कि अगेन इसका फैसला कैसे हुआ? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे थे कि माजी में ईरान और मगरब की ताकतों के दरमियान अगर मुज़ाकरात हुए तो उसमें कभी कतर, ओमान, इस तरह के जो ममालिक हैं, ये इन्होंने रोल प्ले किया। बट इस दफा सिचुएशन मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उन्होंने तमाम जो गल्फ ममालिक हैं उनके ऊपर हमले किए हैं, इवन ओमान को भी उन्होंने स्पेयर नहीं किया। और इस सारी सिचुएशन के अंदर तो फिर अगर आप देखें, अगर कोई मुल्क बचा है और मुसलमान मुल्क बचा है जिसके ईरान के साथ अभी भी एंगेजमेंट है, जिसके खिलाफ उन्होंने मिसाइल या इस तरह का कोई रिटेलिएशन नहीं की, तो वो पाकिस्तान बचता है। और पाकिस्तान के इस वक्त अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर एक और जो फैक्टर जिसके बारे में बात हो रही है कि बाकी हर रीजन के अंदर शायद अगर ये फिजिकल इन पर्सन मुज़ाकरात होते हैं और इजराइल की जो पॉलिसी है, जिस तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को उन्होंने एलिमिनेट किया है, तो शायद किसी और जगह मुज़ाकरात होंगे तो मे बी ईरान उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा अपने वक्त को भेजने में। पाकिस्तान के केस के अंदर आई थिंक ईरान को ये लगता है कि शायद एक सिक्योर एरिया है, यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर ताकत है, क्योंकि इजराइल तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि अगर फर्ज करेंगे उनका तो कोई पता नहीं चलता कि इस तरह की कोई हरकत करेगा पाकिस्तान के अंदर, और ना ही उस तरह की उनकी क्या कहते हैं कि पेनिट्रेशन है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आई थिंक इस वक्त जो पाकिस्तान इमर्ज हुआ है एज अ क्रेडिबल प्लेयर, और जिसकी क्योंकि जब भी आपने मीडिएशन करवानी है तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो आपको कितना एक्सेप्ट करती हैं। सिर्फ इसके अंदर एक जो मुझे लगता है जो स्पॉइलर हो सकता है वो डेफिनेटली आई थिंक इजराइल है। और ये खबर भी जो लीक अगर आप देखें इजराइली सोर्सेज से आई है, शायद वो उसको अंडरमाइन करना चाहते थे, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो हसास नौयत के मामलात होते हैं उसमें कोशिश की जाती है उसको सीधा एराज में रखा जाए। मेरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से आज बाकायदा इसके हवाले से बात हुई और पहला शायद बाकायदा रिएक्शन भी था, और उसमें उन्होंने इनकार नहीं किया पाकिस्तान की कोशिशों का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह के हसास मामलात होते हैं, इसमें राजदारी बहुत मैटर करती है, और अगर अनड्यू आप स्पेकुलेशन करते हैं तो वो प्रोसेस अंडरमाइन होता है। कामरान, इसको आउटसाइड से देख लेते हैं, आप भी क्योंकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को बहुत बेहतर जानते हैं, जो मैं एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा इसके समय आप समझते हैं कि यही कहा गया होगा वहाँ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको इसराइल को कि आप इस खबर को लीक करो ताकि दुनिया इसको सीरियस ले, कि अगर इसराइल से ये लीक हो रही है खबर कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दे मीन बिजनेस, और इसको सीरियस लिया जाएगा कि रादर दैन इसको सीक्रेट रखने के। अगेन किसी स्टेज पे बात सामने तो आ जाती होती है, मुज़ाकरात होने थे कहीं ना कहीं भी तो पता चल ही जाना था। सो ये टास्क उनको इसराइल को दी गई कि आप ही ट्वीट करवाएं या आप ही खबर लीक करवाएं, ताकि अगर तमाम पार्टीज जो है इसको सीरियस लें कि इसराइल इज आल्सो ऑन बोर्ड। देखिए, ये दो धारी तलवार है, इट कुड वर्क बोथ वेज, क्योंकि जब इस तरीके का बिल्कुल एक फ्रेजाइल सिचुएशन हो, और अगर आप ईरान की इस वक्त सिचुएशन देखें तो ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने बमबारी की, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, उनके इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, बाकी अली लारेजानी थे उनको असैसिनेट कर दिया। अगर मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से देखूं जो वो पब्लिकली डिनाई कर रहे हैं, विच आई डोंट बाय,
वो पब्लिक पोस्टरिंग तो यही करेंगे, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि यस हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वहां पे उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो यही कहेंगे कि इतनी मार खाने के बाद आप दोबारा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो उसमें एक जो खदशा होता है कि जब वक्त से पहले अगर इस तरह की खबर को लीक हो जाए तो शायद फिर उससे बदएतमादी पैदा होती है। बट उसका दूसरा एक और फैक्टर भी है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे रखा था 48 घंटे का कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो नहीं खोलते ईरान, तो फिर वो उनके जो पावर प्लांट्स हैं, एनर्जी की इंस्टॉलेशन है, उनको निशाना बनाएंगे। और उसकी वजह से मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा पैनिक था। तो इस तरह की खबरें लीक करने का एक मकसद ये भी होता है कि डोंट वरी, मार्केट प्लेयर्स को बताना कि डिप्लोमेसी पे भी बात हो रही है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि दो धारी तलवार भी होती है, जो आप जिक्र कर रहे हैं इसराइल का। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे ये जो अभी CNN की स्टोरी थी कि हमारे DGISI जो हैं, उसमें जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो राब्ते में विटकॉफ के साथ है, वो राब्ते में हैं, जो उनके मुशीर हैं, वो उनके जो दमाद हैं ये कुशनर, उनके साथ राब्ते में हैं, साफ ज़रा ईरानियंस के साथ भी राब्ते में। सो ये, और फिर हमने देखा जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल हैं, उनकी ट्रंप से भी उनकी भी बात हुई है। तो आप इन एफर्ट्स को कितना मतलब वो देखते हैं ब्रेक थ्रू की शक्ल में कि मेज़ पे तो आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जो उनकी शराइत हैं इनकी USA या इसराइल की 3 बड़ी शराइत जो हैं, टोटल तो 15 के करीब शायद दी गए हैं, 16 हैं, वो 3 शराइत तो बड़ी सख्त हैं। तो वो आपको लगता है कि ईरानियंस उन तीनों शराइत पर राजी हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता वी विल बैक टू वॉर? देखिए, इसमें देखने की क्या, आप इसको देखने का अंदाज क्या है। सबसे पहले तो ये जब जंग जो जारी थी और जिस तरीके से हो रही थी, और फर्दर अभी भी इसके चांसेस हैं एस्केलेशन के, तो अगर आप उस सूरत हाल में देखें तो ये इट सेल्फ ब्रेक थ्रू है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के अपेरेंटली राब्तों की वजह से अगर 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए मुलतवी करते हैं और एक ओपनिंग होती है कि बातचीत हो सकती है, बातचीत होती है या नहीं होती ये अलग बात है। सबसे पहले ना, जब अगर आप बातचीत कर ही नहीं रहे, तो जो पार्टीज हैं या पार्टीज जंग कर रही हैं और उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं है, तो उसमें मजीद मामला खराब होने का है। लेकिन अगर ये एक दोनों फरीकैन किसी तीसरे फरीक की वजह से बात करने के लिए एटलीस्ट मैसेजिंग करते हैं, तो ये तो पहला ब्रेक थ्रू हो गया कि कम से कम बातचीत के लिए पार्टीज तैयार हैं। अब जो अगला मरहला है, ये भी हमें पता है डिप्लोमेसी के अंदर जब 2 पार्टीज लड़ रही होती हैं या अदरवाइज, आप मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि पहले ही आप अपनी कमजोर पोजीशन से आगाज करेंगे। मसलन ईरान का ये मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि जी हम तब मानेंगे कि आप हमें पूरा जो कॉम्पनसेशन दें। वो कहते हैं कोई $1 ट्रिलियन बनते हैं जो हमें आपने नुकसान पहुंचाया है, फिर अपने तमाम जो बेसिस हैं इस रीजन से वो खाली कर दें अमेरिका। अब ये समझने वाली बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका तो ये मतलब है कि अगर लेट से अमेरिका ये मान लेता है तो अगली सुपर पावर तो फिर ईरान है। ये तो तब होता है कि जब आप बुनियादी तौर पर आपने अगले फरीक को ओवर पावर कर लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो शराइत की बात है ना, ये टैक्टिक होती है डिप्लोमेटिकली। जब बातचीत होती है तो कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे इसमें सिर्फ एक चीज जो सिल्वर लाइनिंग नजर आती है ना, पब्लिकली जो मर्जी स्टेटमेंट देते रहे, ईरान हो, इसराइल हो, बाकी गल्फ की कंट्रीज हो या जो भी हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है मेरे ख्याल में ये सबको सूट करता है कि अगर कोई एग्जिट स्ट्रेटजी मिल जाती है। ईरान जितना मर्जी पब्लिकली पोस्टरिंग करता रहे, हमारे यहाँ जाहिर है ठीक है मुसलमान मुल्क है, हम जरा खुश भी होते हैं, बट पिछले 24-25 दिनों के दौरान जो मेरा ख्याल है जितनी तबाही फेरी है अमेरिका और इजराइल ने, मुझे तो लगता है कि ईरान शायद 20-25 साल पीछे चला गया है। पब्लिकली जो मर्जी स्टेटमेंट वो देते रहे, शायद उनको भी अगर कोई ऑफ रैंप मिलेगा तो दे विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट। ट्रंप का भी सिमिलरली है, वो कोई जंग नहीं करना चाहते थे, उनका ख्याल था कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट एक जंग होगी। अब ये ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, 24-25 दिन हो गए हैं, वो भी चाहेंगे कि इस जंग से निकलना। तो इसके अंदर सिर्फ यही एक जो कॉमन पॉइंट मुझे नजर आता है कि तमाम जो पार्टीज हैं वो इस जंग से निकलना चाहती हैं। अब वो किन टर्म्स के ऊपर निकलेंगी ये मुज़ाकरात के जरिए। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर रबिया के पास कोई सवाल होगा तो पूछ लेंगे मेरे सवाल के बाद, कि हम देख लें कि वहाँ पे इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, मोदी साहब पे, उनकी हुकूमत पे तनकीद आ रही है कि आप अपने आप को विश्व ये गुरु कहते थे, कि दुनिया भर में डिप्लोमेसी की बात करते थे, यारों दोस्तों के साथ हग्स करते थे, सब कुछ होता था। तो आपको तो किसी ने पूछा नहीं है, पाकिस्तान को आप आइसोलेट कर रहे थे पूरी दुनिया में, बकौल आप कर दिया था। अब पूरी दुनिया अपनी मेडिएशन के लिए वो यहीं पे पाकिस्तान में वो बैठी हुई है या पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? उसमें एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक रिलीफ मिल गया बीजेपी या मोदी के सपोर्टर्स को, कम से कम थोड़ा काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनकी
प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है, जिसमें जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है या एक्स पर पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसके ऊपर डिस्कशन की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को उन्होंने कहा कि खुलना चाहिए, और जो भारत है वो सपोर्ट करता है कि इस मामले को जल्द अज जल्द बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक साया ऑफ रिलीफ उनको जरूर मिलेगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये इंडिया की, अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें, और इंडिया के खुद जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं, अपने आप को विश्व गुरु समझते थे, और उनका मीडिया जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था कि एक लीडर है या एक ही मुल्क है अगर जंगबंदी रुकवा सकता है तो वो भारत है और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन वहां पर ये सवाल हो रहे हैं कि बात तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत की हो रही थी, लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो तो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने एक मरकजी रोल दिया है, विच इज आई बिलीव जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो अनबिलीवेबल। आई थिंक लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारा अदरवाइज इकोनॉमिकली अगर आप देखें भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं है, अगर हम इकोनॉमिकली उतने पावरफुल होते तो पता नहीं हम क्या कुछ कर जाते। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा जो इस वक्त कट काट है इकोनॉमिकली देखें, ओवरऑल देखें, और उसके बावजूद दुनिया में ये, मैं जिस तरह अगेन कह रहा हूं कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑलरेडी आलमी जंग है और 200 के करीब ममालिक हैं और उन तमाम ममालिक के अंदर बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क का नाम आना कि वो इस मसले को हल करवाने में एक किरदार अदा कर सकता है, दिस इज अनबिलीवेबल।